Hello friends, I'm Deepak Singh and under Prelims Atulya 2022, I'll be taking up the current affairs which are relevant for Prelims 2022. तो अक्टूबर के मंथ में आपको पता है करंट अफेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत ज्यादा होती है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में। तो प्रीलिम्स के लिए हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। सो अगेन आई वोंट गो फॉर द एनालिसिस, डीप डाउन एनालिसिस ऑन एनी टॉपिक, बट अगर जहां पे कुछ टॉपिक्स में कंसेप्चुअल टाइप्स के क्वेश्चन भी आते हैं, प्रीलिम्स में कभी कभी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट दी जाती है। सो जहां पे रिक्वायर्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स उतनी मैं इंफॉर्मेशन एनालिटिकल फॉर्म में आप लोगों से शेयर करता रहूंगा in a 3C approach that is comprehensive, concise and contemporary. So friends, let's discuss the topic for prelims 2022 from the month of October 2021. तो आपने एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में काफी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में। तो एक ये न्यूज आई थी कि हिमाचल प्रदेश की स्टेट में बहुत सारे लोग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के कंटेक्स्ट में मूव कर रहे हैं 2018 में, और बहुत सारी अचीवमेंट्स उन्होंने गेन करी हैं। काफी कर्नाटका में देखा जाए तो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग आपकी स्टार्ट हुई थी। अब ग्रेजुअली लेकिन अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स भी आपकी इसको कवर कर रही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को। सो इन 2018 द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना, ये इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स, स्टेट की न्यूज के कंटेक्स्ट में भी अगेन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सो अंडर दैट इट इज प्रमोटिंग द क्लाइमेट रेजिलिएंट सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। सो देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ सुभाष पालेकर। तो इन्होंने नेचुरल फार्मिंग या फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करी है। तो वो वाली नेचुरल फार्मिंग जिसे वो कहते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसे प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी थी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। सो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, सो इसमें दो वर्ड आ गए आपके, जीरो बजट एंड नेचुरल फार्मिंग। सो जीरो बजट मींस विदाउट यूजिंग एनी क्रेडिट एंड विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन परचेज्ड इनपुट्स। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि फार्मिंग आपके विदाउट आपके मनी स्पेंड करे हो जाएगी, बट अगेन क्रेडिट आपकी ज्यादा नहीं यूज करा जाएगा, या फिर परचेज्ड इनपुट्स जो इनपुट कॉस्ट है उसको बहुत रिड्यूस करा जाएगा, उस पर नेग्लिजिबल आपका पैसा खर्च करा जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। मींस फार्मिंग विद नेचर एंड विदाउट केमिकल्स। तो आपके जो भी आपके पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब होते हैं वो आपके नेचुरल होंगे, केमिकल उसमें इन्वॉल्व किसी तरीके से नहीं होगा। सो नाइदर फर्टिलाइजर नॉर पेस्टिसाइड इज यूज्ड, जो आपका केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। ऑल्सो ओनली 10% ऑफ वाटर इज टू बी यूटिलाइज फॉर द इरिगेशन एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स। तो इसमें वाटर कंपोनेंट भी बहुत ज्यादा कम होगा, ओनली सिर्फ 10% ऑफ द वाटर विल बी यूज्ड इन कंपैरिजन टू द अदर आपका। सो ये आपका बेनिफिट है। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ zero budget natural farming, which is different from organic farming, is to ensure that profit from supplementary crop is enough to cover the cost of production of the main crop. तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, that profit from supplementary crops is enough to cover the cost of the production of the main crop. तो छोटी छोटी जो भी सप्लीमेंट्री क्रॉप्स हैं उनसे जो प्रॉफिट होगा उससे जो प्रॉफिट होगा उसको यूज करके आप मेन क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है। दैट्स व्हाई द टर्म जीरो बजट की, जीरो बजट में ज्यादा इनपुट कॉस्ट होती नहीं है, और जो भी अगर मेन क्रॉप की प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो दूसरों के प्रॉफिट से, दूसरी सप्लीमेंट्री क्रॉप्स के प्रॉफिट से आपकी सब्सिडाइज हो जाती है। इट हैज अटेन्ड वाइड सक्सेस इन सदर्न इंडिया, स्पेशली इन द कर्नाटका स्टेट वेयर इट फर्स्ट इवॉल्व्ड, एंड अगेन दिस वाज बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ सुभाष पालेकर इन कर्नाटका, जिनको अभी पद्मश्री भी थोड़े टाइम पहले आपका अवार्ड करा गया था। So that's why sometimes zero budget natural farming is also known as Subhash Palekar natural farming. It is based in Karnataka. तो ये आपका है। And if we talk about the four pillars of zero budget natural farming, it is Bijamrita, that is seed treatment, Jivamrita, अगर हम इसके फोर पिलर्स की बात करें, so मृता इज हेयर, सो बीज मृता, बीज मीन्स आपका सीड, सो सीड ट्रीटमेंट। जीवामृता मीन्स नो फर्टिलाइजर्स, नो पेस्टिसाइड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्चिंग, दैट इज सॉइल, स्ट्रॉ एंड लाइफ, एंड वापसा, सॉइल मॉइस्चर। सो ये चार चीजें हैं, दीज आर रिगार्डेड एज द फोर पिलर्स ऑफ द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो अगेन ये आपका टॉपिक हो गया है। अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हम एक और आप इंटरनल सिक्योरिटी का एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का क्या टॉपिक है? वो है तुसील।
TUSHIL. The 7th Indian Navy frigate of P1135.6 class was launched in October 2021 at Yantar Shipyard, Kaliningrad in Russia. So ये आपको ध्यान रखना है कि यह कौन सा शिपयार्ड था, यंतर शिपयार्ड इन रशिया. सो यहां पे ये जो आपका 7th इंडियन नेवी फ्रिगेट ऑफ P1135.6 क्लास, तो इसका ऑफिशियल नाम है तुसील. इट इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग प्रोटेक्टर शील्ड. The construction of this ships is based on Indian Navy specific requirement to meet the entire spectrum of naval warfare in all three dimensions, that is air, surface and subsurface. तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है. And again it has been constructed by after the signing of agreement between India and Russia. तो ये joint project है, project 1135.6. तो अगेन काफी सारे फैक्टर्स आपके आ चुके हैं. आपका रशिया तो है ही ऑलरेडी, फिर यूएसए भी आ चुका है, फ्रांस भी आ चुका है, ये आपके काफी सारे, यूके है, आपका इजराइल है. तो डिफेंस कॉपरेशन काफी वाइड होती जा रही है. तो कंफ्यूजन हो सकती है कि किसके साथ ये प्रोजेक्ट इंडिया कर रहा है. तो इंडिया ये प्रोजेक्ट कर रहा है आपका रशिया के साथ, प्रोजेक्ट 1135.6. सो बाकी सारे शिप्स तो आपके, कुछ शिप्स तो आपके रशिया में कंस्ट्रक्ट करे हुए हैं, कुछ शिप्स आपके गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये आपके कंस्ट्रक्ट करेंगे. एंड अगेन ये काफी सारे इक्विपमेंट्स है, सोनार आपके एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है, वो उस पर कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है. तो ये आपके पॉइंट्स हैं तुसिल के बारे में. देन अगेन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक. तो अगेन अ क्वेश्चन कैन कम ऑन द आपका इक्विपमेंट्स आपके शिप्स पे. तो सार्थक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है. तो इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है ये. सो इट वाज कमीशन एंड डेडिकेटेड टू द नेशन इन 2021 एट गोवा एंड इट इज बेस्ड, इट विल बी बेस्ड एट, ये कमीशन हुआ तो गोवा में, बट इट विल बी फाइनली बेस्ड एट पोरबंदर. महात्मा गांधी जी से की लाइफ से एसोसिएटेड है पोरबंदर जो गुजरात में है. एंड ऑपरेट ऑन इंडिया वेस्टर्न सीबोर्ड अंडर द ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ आपका नॉर्थ वेस्ट कोस्ट गार्ड में. तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है. इट वाज कमीशनड एट गोवा बट इट विल बी आपका, इट वाज लॉन्च्ड एट गोवा बट इट विल बी कमीशनड एट आपका ये आपका पोरबंदर इन गुजरात. इट इज द फोर्थ इन द सीरीज ऑफ OPVs being built by Goa Shipyard Limited. तो अगेन किसने कंस्ट्रक्ट करा है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में. And these are multi-mission platforms capable of undertaking various operations. और ये डीजल आपके इंजन इसको पावर देता है. तो मेन ये इसके पॉइंट याद रखने के लिए है कि सार्थक क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, किसने कंस्ट्रक्ट करा है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने कंस्ट्रक्ट करा है. ये इसके पॉइंट्स हैं. इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट इन चेन्नई, इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन करा गया है फॉर, क्योंकि फ्लडिंग का काफी ज्यादा इशू है. फ्लड का इशू आपका हो गया, मुंबई में हो गया, चेन्नई में भी हो गया, कोची में हो गया. तो हर जगह पे फ्लडिंग का काफी ज्यादा इशू है कोस्टल एरियाज में. इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक विच इज बेस्ड एट मनीला इन फिलीपींस, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा है फॉर $250 मिलियन लोन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड प्रोटेक्शन इन द चेन्नई कोसतलियर बेसन. तो ये ऑब्जेक्टिव साइन करा गया है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंडिया के बिहाफ पे साइन करा है. और मेन ऑब्जेक्टिव यही है इसका कि कहां पे किसके लिए साइन करा गया, चेन्नई के लिए करा गया है. और एग्रीमेंट किसके बीच में साइन करा गया एंड कितना अमाउंट है. कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. एक और ऑब्जेक्टिव है, इनिशिएटिव है आपका लखपति SHG वुमेन. लखपति SHG वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन. लखपति, तो लखपति एक हिंदी टर्म है. लखपति कहा जाता है, करोड़पति कहा जाता है. तो लखपति मींस आपका 1 लाख और 0.1 मिलियन. तो ऑब्जेक्टिव ये है. तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव है. अगेन किस मिनिस्ट्री ने कौन से इनिशिएटिव लॉन्च करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग अ फोकस ऑन मूविंग वुमेन टू द हायर इकोनॉमिक ऑर्डर. Ministry of Rural Development has launched this initiative to enable rural SHG women to earn at least ₹1 lakh per annum. तो पर एनम, पर ईयर 1 लाख रुपए अर्न करने का ऑब्जेक्टिव है कि वुमेन अर्न करे. जो गांव में SHG वुमेन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो औरतें इन्वॉल्व हैं, उनके लिए इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है फॉर रियलाइजेशन ऑफ दिस एम्बिशियस गोल कि हर साल एवरी रूरल SHG वुमेन should be able to earn 1 lakh rupee per annum. So इसके लिए मिनिस्ट्री
would love to support 25 million rural SHG women in the next 2 years. So again टारगेट क्या है? एक तो गोल हो गया आपका कि चलो यार ये हमारा गोल है कि फाइनल ऑब्जेक्टिव और द विजन इज दैट एवरी ईयर the rural SHG women can earn rupees 1 lakh per annum. But what are the target? Target year is 2 years. And under this target year, 25 million rural SHG women will be targeted, will be supported. और ये इनिशिएटिव जो है आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन उसके अंदर आपका करेगा. सो अगेन उसके अंदर एसएचजी ग्रुप्स बनाए जाते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस मिशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. फिर साथ में आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना भी है. इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर इनटू सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस. तो अगेन जो एसएचजीज इसके अंदर आपके दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूट करे जाते हैं, उसके अंदर आपका ये इनिशिएटिव आपका फिर लॉन्च करा गया है. तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं. अगेन इसके अंदर मतलब ये इस तरह से आपका लखपति एसएचजी जो वुमेन स्कीम है, ये आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है जिसपे वुमेन को काफी फोकस करा जाता है, उसके अंडर ये इनिशिएटिव है. तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया. देन आपको पता होगा कि पिछले साल आर्यन खान का केस काफी कंट्रोवर्शियल रहा था. बहुत ज्यादा हेडलाइंस थी, सारे न्यूज़पेपर्स और सारे न्यूज चैनल उसी को पूरी तरीके से कवर कर रहे थे. तो पूरी कंट्रोवर्सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कुछ केसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एक केस न्यूज था राकेश कुमार सिंगला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. ये केस आपका न्यूज में था, राकेश कुमार सिंगला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. तो सीनियर एडवोकेट एक appearing on the behalf of Shahrukh Khan sons argued in the Bombay High Court then that पंजाब एंड बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पूरा केस चल रहा था, बट उन्होंने आर्ग्यू करा था कि पंजाब एंड हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट एंड इवन बॉम्बे हाई कोर्ट हैव हेल्ड दैट व्हाट्सएप चैट्स आर इनएडमिसिबल. कि व्हाट्सएप चैट्स होती हैं, अगर आपको एविडेंस के तौर पे आपको होता है ना कि सम एविडेंस आर एडमिसिबल इन द कोर्ट, सम एविडेंस आर नॉन एडमिसिबल इन द कोर्ट. उनको मतलब कुछ अगर कोई एविडेंस है उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा कोर्ट में, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कहा था कि पंजाब एंड जो हरियाणा के जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, उनके अकॉर्डिंग व्हाट्सएप चैट्स आर नॉन इनएडमिसिबल. सो ये इस बैकग्राउंड में कहा था. और ये उन्होंने कहा था while the hearing the matter of Rakesh Kumar Singla versus Union of India on January 14, 2021, Punjab and High Court held this. तो ये आपका जो पंजाब एंड हाई कोर्ट ने कहा था. एंड उस टाइम पे इस जजमेंट के अंदर द कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 65B clause 4 of the Evidence Act states that any information contained in an electronic record shall be deemed to be a document provided it satisfies all the conditions mentioned in the section. तो अगेन ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट आपका एविडेंस एक्ट के कंटेक्स्ट में. बट जो मेन पॉइंट है, उन्होंने ये जो आर्ग्यू करा था कि पंजाब हाई कोर्ट ने राकेश कुमार सिंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में ये कहा था कि व्हाट्सएप चैट्स आर इनएडमिसिबल एज एविडेंस. अब ये हो गया थोड़ा साइंस एंड के बारे में बात करते हैं, समुद्रयान के बारे में. दैट इज इंडिया फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन ऑफ समुद्रयान. तो यूनियन अर्थ मिनिस्टर जो आपके जितेंद्र सिंह है, उन्होंने ही लॉन्च इंडिया फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन समुद्रयान एट चेन्नई. तो कहां पे लॉन्च करा था? चेन्नई में लॉन्च करा था. पहला पॉइंट तो ये हो गया. विद द लॉन्च ऑफ दिस यूनिक मिशन, इंडिया जॉइन्स द एलीट क्लब ऑफ नेशंस सच एज यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना. तो 5 मेजर कंट्रीज है, यूके का अभी श्योरिटी नहीं है, पर 5 ऐसी मेजर कंट्रीज हैं, यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना, जिनके पास ऐसी अंडर वाटर व्हीकल्स की कैपेबिलिटी है फॉर कैरिंग आउट सब सी एक्टिविटीज. सो again these agencies, again under this mission, these countries have these capabilities. समुद्रयान के बाद, so it will facilitate Ministry of Earth Science in carrying out deep ocean exploration of the, आपको पता है deep ocean mission भी आपका लॉन्च करा गया था, in exploration of the non living resources such as polymetallic manganese nodules. ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. polymetallic manganese नोड्यूल्स जो आपका डीप ओशन में आपका वहां पे सी बेड पे आपका मिलता है. गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स एंड कोबाल्टस लोकेटेड एट डेप्थ बिटवीन 1000 एंड 5500 मीटर्स. आपका अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट देखें, आपका माउंट एवरेस्ट की हाइट आपका 8800 के आसपास मीटर्स की है, तो उससे मतलब थोड़ी सी कम हाइट पे ही 1000 या 5000 मीटर अंडर द वाटर हमें जाना होगा. तो वहां पे ये जो समुद्रयान है, that will explore all these metals, polymetallic manganese nodules, gas hydrates, hydrothermal sulfides, ये सब.
एंड द प्रिलिमिनरी डिजाइन ऑफ द मैन सबमर्सिबल मत्स्य, वो एक समुद्रयान था, ये है मत्स्य 6000 इज कंप्लीटेड। तो ये आपका मत्स्य 6000 क्या है, जो भी आपका लॉन्च करा जाएगा वो तो समुद्रयान था आपका, और जो ये मैंड सबमर्सिबल है आपका, ये है, इसका नाम है मत्स्य 6000, मत्स्य 6000। ये आपको ध्यान रखना है, मैंड सबमर्सिबल है जो इंडिया डेवलप कर रही है। एंड इसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, इसरो तो है ही, आईआईटीएम मद्रास एंड डीआरडीओ, दे हैव आल्सो बी रोप्ड इन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट, ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये इसके की फैक्ट्स हैं इसके। अब हम बात करते हैं थोड़ा पॉलिटी के बारे में, दैट इज रजिस्टरिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, दैट व्हाट आर द की प्रोविजंस व्हिच एक्ट गवर्न्स इट। एक्चुअली अभी तो वैसे इस टाइम पे पंजाब इलेक्शन के रिजल्ट भी आ चुके हैं, बट लास्ट ईयर इन 2021 a lot of controversy happened in the पंजाब पॉलिटिक्स, बहुत ही ज्यादा अलायंसेस बन रही थी, एंड फाइनली द फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, इन्होंने रिजाइन कर दिया था एज अ चीफ मिनिस्टर, एंड देन he decided to float his own political party after getting out of Congress in Punjab ahead of the state assembly elections. तो उस कंटेक्स्ट में हाउ टू रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी, उसके कंटेक्स्ट में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो पढ़ लेते। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29A, सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। तो ये जो एक्ट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसके अंदर जो सेक्शन 29A है वो गवर्न करता है दैट हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड। तो पूछ सकते हैं कि आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है या फिर 1951 है, या फिर सेक्शन में कंफ्यूज कर सकते हैं कि सेक्शन 29A है, सेक्शन 39A है, या फिर कौन सा सेक्शन है। तो ये आपका एनी पार्टी सीकिंग रजिस्ट्रेशन हैज टू सबमिट, क्योंकि प्रोसेस भी पढ़ लेते हैं, इस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है। कंट्रोवर्सी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट इस प्रोसेस से हमारा बिल्कुल लेना देना है। सो एनी पार्टी सीकिंग रजिस्ट्रेशन हैज टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कमीशन, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन, as per the guidelines आपका prescribed by the commission in power of the article 324 of the constitution and section 29A of the representation of people act। तो आर्टिकल 324 तो इन जनरल आपका पूरा पॉलिटी आपका गवर्न करता है आपका, कि चलो भाई आपका इलेक्शंस कैसे होंगे, उसका पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस गवर्न करता है, वहां से पूरी लेजिटिमेसी मिलती है। बट ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, आई मीन अंडर ओवरऑल आपका आर्टिकल 324 वो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि आप गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं। पर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आपका 1951 है, वो डिटेल में आपका बताता है। तो ये दोनों आर्टिकल्स, इसके अंदर जो गाइडलाइंस इशू करी हैं या फिर जो एक्ट है, ये क्या कहता है कि अगर किसी ने भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो उसको जैसे ही वो फॉर्म करता है तो विद इन 30 days उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। Also, the applicant is asked to publish a proposed party name in 2 national daily newspapers and 2 local daily newspapers। तो नेशनल लेवल पे भी, चाहे पार्टी आपकी रीजनल हो चाहे नेशनल हो, कोई भी हो, मतलब उसकी ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, तो नेशनल डेलीज में एंड आपके लोकल डेली न्यूज़पेपर्स में आपको अपना नाम, proposed party नाम देना पड़ेगा, and provide 2 days for submitting objections if any with respect to the proposed registration of the party before the commission within 30 days of the publication। तो 2 दिन का टाइम भी देना पड़ेगा कि भाई किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप बता दीजिए इस नाम से। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है, आर्टिकल 324 हो गया, सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हो गया। तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब एक और टॉपिक है नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, NFI, नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही लॉन्च द 6th एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, NFI, इन्होंने लॉन्च करा था। इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, टू प्रमोट रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन इन कंट्री। तो NFI ये जो पब्लिश करी गई है, किसने करी है, रिलीज करी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। पर नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया ये आपकी पब्लिश करी गई है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन टू प्रमोट रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन इन द कंट्री। The 6th edition of this आपका NFI has been drafted by adopting the principles of do not miss critical and do not overload। सो द ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया था कि रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन वो ऑब्जेक्टिव है मेनली। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है
कि डू नॉट मिस क्रिटिकल एंड डू नॉट ओवरलोड द इंफॉर्मेशन बाय रिवाइजिंग द इम्पिडेंसेस chapters and drug monograph. 34 therapeutic categories chapters including 591 drug monographs are included in the edition, and it is aligned with the national health programs and national list of essential medicines. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके। साथ में एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एनएफआई के बारे में तो कर लिया, अब नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज। अगेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्यन खान कंट्रोवर्सी, काफी सारे आपके ड्रग रिलेटेड आपके इश्यूज आ रहे थे क्योंकि ड्रग का केस था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपका एक सुप्रीम कोर्ट का केस, हाई कोर्ट का केस था, पंजाब एंड हाई कोर्ट ने 2021 में, जिसमें बताया था कि व्हाट्सएप चैट्स आर नॉन एडमिसिबल एज एविडेंस इन द कोर्ट। अब हम इस फंड के बारे में बात कर लेते हैं, नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज, कि भाई पूरा देश आपका उड़ता पंजाब ना बन जाए। उस कंटेक्स्ट में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट recently recommended that this national fund to control drug abuse be used to carry out de-addiction program. तो किस मिनिस्ट्री ने करा है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसमें यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ड्रग रिलेटेड कुछ केमिकल तो नहीं हो रहा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, या फिर नीति आयोग हो गया, कौन सी कोई भी एजेंसी होगी। तो वो किसने ये रिकमेंड करा है? तो इन्होंने रिकमेंड करा था। According to the ministry, the fund had a nominal corpus of 23 crore only. It is only being used for policing activities. तो ऑब्जेक्टिव यही है कि ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लाठी चलानी पड़ेगी, आपको पुलिसिंग एक्टिविटीज चलनी पड़ेगी, कर्ब करना पड़ेगा, बट डी एडिक्शन प्रोग्राम भी आपके लॉन्च करने चाहिए। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। इट रिसेंटली प्रपोज टू ऐड डी एडिक्शन टू इट। अ प्रपोजल टू discriminate possession of small quantities of drugs as defined in the NDPS Act had also been sent to the Department of Revenue under the Finance Ministry. ये भी आपका। और इसके अगर फैक्ट्स बात करें, the fund was created in 1989 in accordance with the provisions of the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act of 1985. The broad parameters of funding, scope, procedure, evaluation and monitoring mechanism of managing the funds of NFCDA have been prescribed under the National Drugs and Psychotropic Substance National Fund for Control of Drug Abuse Rules of 2006. The fund is managed by the Department of Revenue, Ministry of Finance. तो अगेन जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने थे, पर ये जो फंड है, ये अगर पूछे कि किसने कहा है कि कौन सी रिकमेंडेशन दी है, तो वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने दी है, बट द फंड इज मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इस एक्ट के अंदर और इस रूल के अंदर ये आपका फंड बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आर के लक्ष्मण का। तो आर के लक्ष्मण, जिनको कॉमन मैन के नाम से आपको ज्यादा लोग जानते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी पे ट्रिब्यूट्स टू द कार्टूनिस्ट ऑन हिज 100th बर्थ एनिवर्सरी। इनकी 2015 में वैसे तो डेथ हो गई थी, 1921 में आपके इनका बर्थ हुआ था, तो पिछला साल लेकिन आपका 100th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पेशल मैसेज करा था, काफी सारे कार्टून्स भी आपके हुए थे। सो अगेन ही वाज अ कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड ह्यूमरिस्ट, एंड इन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया था इन 2005, एंड इवन रमोन मैग्सेसे अवार्ड फॉर जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स ऑफ 1984। इनका जो फेमस कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है, वो है कॉमन मैन। कॉमन मैन इनका फेमस कार्टून कैरेक्टर है आर के लक्ष्मण का। सो अगेन इन्होंने सबसे पहले अपना डेली कॉमिक्स शुरू कर थी, यू सेड इट, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना करियर शुरू करा था, एंड उसमें इन्होंने जो भी कॉमन मैन का जो कैरेक्टर था, वो होप्स, एस्पिरेशन, ट्रबल्स, जो भी सारे इश्यूज हो रहे थे वहां पे कंट्री में, एक ह्यूमर के, सटायर के फॉर्म में उन्होंने ये शो करा था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये हाईलाइटिंग की फीचर बन गया था। ही ऑल्सो क्रिएटेड अ पॉपुलर मैस्कॉट फॉर द एशियन पेंट्स लिमिटेड ग्रुप कॉल्ड गट्टू इन 1954। तो अगर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो दो चीजें हैं, गट्टू है और कॉमन मैन है। कॉमन मैन तो सबसे बड़ा है, गट्टू इन्होंने एशियन पेंट्स के लिए क्रिएट करा था इन 1954। तो ये दो हो गए आपके। फिर हम बात करते हैं अभ्यास के बारे में इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अभ्यास, द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। अगेन अभ्यास हीट, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ये आपका
सक्सेसफुली टेस्ट करा था डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन ओडिशा। तो ये आपका इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है आपका चांदीपुर, जो आपका ओडिशा में आपका लोकेटेड है वहां पे। और अभ्यास क्या है आपका, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ये आपका डीआरडीओ ने डेवलप करा है। द व्हीकल कैन बी यूज्ड एज एन एरियल टारगेट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस मिसाइल सिस्टम। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि एक अभ्यास जो है आपका, अभ्यास का वैसे हिंदी वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि प्रैक्टिस, अभ्यास की अगर बात करें, हम भी कुछ ना कुछ ऐसे कोचिंग में भी हम जैसे आपका अभ्यास ही करा रहे हैं अगर हिंदी में अगर बात करें तो इस वर्ड को यूज करके ही यही कहा है कि जब आपकी मिसाइल्स की भी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्टेजेस होती हैं तो उनको भी टेस्ट करना पड़ता है। तो क्या करेंगे कि एक टारगेट, एक ऐसी सॉफ्ट टारगेट ऐसी लॉन्च कर देंगे ताकि चेक करने के लिए कि मिसाइल उसको प्रिसाइसली उसको हिट कर सकती है या नहीं। तो उस कंटेक्स्ट में ये इन्होंने लॉन्च करा गया है। तो यहां से आपके डेमो, आपके जो लॉन्च पैड एक तरीके से है, वहां से आपके लॉन्च करे जाएंगे आपके प्लेन्स और उनको हिट करा जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द टारगेट एयरक्राफ्ट वाज मॉनिटर्ड थ्रू द using the radars and electro-optical tracking system, EOTS, radars and electro-optical tracking system, उसके थ्रू ऑब्जर्व करा गया था। और अगर हम इसमें देखें द इंडिजिनस टारगेट एयरक्राफ्ट, ये आपका टारगेट एयरक्राफ्ट है। अगेन ये टारगेट एयरक्राफ्ट को लॉन्च करा जाएगा और मिसाइल आपकी फायर करी जाएगी। विल मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि अभ्यास है इसका क्या है, एक टारगेट एयरक्राफ्ट है जिसका दैट विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। एंड ये जो आपका लॉन्च करा गया है डीआरडीओ ने है, और इसका जो टेस्ट हुआ था वो कहां पे हुआ था, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, तो वो इस पे था। एंड अभ्यास इज डिजाइन एंड डेवलप बाय डीआरडीओस एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट बेंगलोर। तो यहां पे इसने एस्टैब्लिश करा था डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट बेंगलोर। इट इज लॉन्च्ड यूजिंग ट्विन underslung boosters which provide the initial acceleration of the vehicle. It is powered by a gas turbine engine to sustain a long endurance flight at a subsonic speed. तो ये कौन सी स्पीड आपकी, आजकल आपने सुना होगा कि हाइपरसोनिक आपकी मिसाइल्स भी लॉन्च करी गई हैं रशिया से। तो सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सारी आपकी टर्म्स आपकी याद करनी इंपॉर्टेंट है आपकी ये, ठीक है। फिर आगे आपका मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। तो ये आपकी लॉन्च करी गई है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, जो न्यूली आपकी लॉन्च्ड आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन। उसके कंटेक्स्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कोऑपरेटिव के कंटेक्स्ट में। तो अगेन ये लॉन्च करी है इन्होंने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। ऑब्जेक्टिव मेन इशू क्या है अगर बैकग्राउंड देखें तो, वुमेन फेस ग्रेट डिफिकल्टी इन प्रोवाइडिंग फॉडर फॉर एनिमल्स इन द हिल्स इन एडवर्स वेदर कंडीशंस। तो आपके हिल्स में देखा जाए जहां पे वैसे भी आपका टेरेन भी काफी टफ है, फिर वेदर कंडीशंस भी काफी टफ है, वहां पे एनिमल्स को फॉडर प्रोवाइड करने में औरतों को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। सो उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। Here about 2000 farmers will cultivate maize on about 1000 acres of land, and plan has been made to make nutritious animal feed in a scientific way which will benefit about 1 lakh farmers। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कुछ लैंड पे आपकी इस टाइम पे जो है आपकी 1000 एकड़ ऑफ लैंड है, वहां पे आपकी मेज कल्टीवेट करी जाएगी सो दैट औरतों को कहीं इधर उधर ना घूमना पड़े टू कलेक्ट द फॉडर। और ये जो फॉडर, ये जो आपका मेज जो आपकी क्रॉप है, ये कल्टीवेट एक ही पर्पज से करी जाएगी, सो एज टू प्रोवाइड फॉडर फॉर द एनिमल्स। एंड अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने ये लॉन्च करा गया है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। फिर एक और इनिशिएटिव है हेल्थ के सेक्टर में अगर हम बात करें तो, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये आपका लॉन्च करा गया है। इट सीक्स टू एड्रेस 3 क्रिटिकल गैप्स इन इंडियाज पब्लिक हेल्थ सेक्टर, दैट इज ऑगमेंटिंग हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ट्रीटमेंट, फर्स्ट सेटिंग अप ऑफ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ labs for diagnosis of the disease, and third is expansion of existing research institution that study pandemic। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन तो आपका ही, उसके अंदर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप हमने कोरोना वायरस के पेंडेमिक में देखा था कि काफी ज्यादा वाइड है। सो डू ब्रिज दैट गैप,
प्रधानमंत्री ये मिशन आपका लॉन्च करा गया है एंड अगेन जैसे मैंने बताया इसके 3 कंपोनेंट्स है. फर्स्ट इज ऑगमेंटिंग हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ट्रीटमेंट. ऑगमेंटिंग हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ट्रीटमेंट, तो ऑलरेडी जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनको सपोर्ट करना है सो एज टू मेक श्योर दैट दे एक्सपैंड. सेटिंग अप अ इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज. सो फॉर डायग्नोसिंग द डिजीज labs will be established, that is integrated public health lab. You don't have to remember the whole term, just remember the key term that okay, labs is there. And expansion of existing research institution that study pandemic. So these are the 3 things that you have to. It is the largest pan India scheme since 2005 for the creation and improvement of healthcare infrastructure, and the government will spend 65,000 crore, 64,000 to be or 180 to be precise. So just remember the round figure, 65,000 crore on the scheme from the financial year 2021-22 to 2025-26. So इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में 2021-22 से लेकर 2025-26 तक. अब मैंने बताया था कि इसके 3 कंपोनेंट्स है. 3 कंपोनेंट्स को एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं क्योंकि ये स्कीम बहुत ज्यादा है. हो सकता है क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. सो 1 2 3 सो ऑप्शन दी जा सकती है एंड इन द ऑप्शंस यू कैन बी सिलेक्टेड आस्क्ड दैट वेदर 1 और 2 आर द कंपोनेंट्स, 2 or 3 are the components, 1 or 3 are the components, or all of the above. So in that case all of the above. मतलब ये काफी एक tempting topic है जिसपे क्वेश्चन फ्रेम करा जा सकता है to confuse the student. So first component मैंने आपको बताया था is to establish comprehensive surveillance of infectious diseases. At the district level, integrated public health laboratories will be established, and at the national level, an integrated health information platform will be established. So surveillance of infectious diseases ये आपका होगा. Again, we can see that in the context of आपका coronavirus. Second component is the creation of comprehensive diagnostic treatment facilities. Comprehensive diagnostic treatment facilities. So at the district level, again, health and wellness centers will be established. At the state level, health emergency centers will be established, and at the national level, 2 container-based mobile hospitals will be established. Third component will be on comprehensive pandemic research. At the district level, strengthening of existing 80 viral diagnostics and research lab will be undertaken. At the national level, 4 new regional national institutes for virology will be operationalized, and regional research platform for WHO Southeast Asia will also be set up. Again, under the third component, a regional research platform for WHO Southeast Asia region will be operationalized under the third component of this mission. So ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए. अब हम बात करते हैं पीएम मित्रा पार्क्स के बारे में. बात करते हैं पीएम मित्रा पार्क्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है आपकी, प्राइम मिनिस्टर मित्रा पार्क्स और मित्रा. So Ministry of Textiles issued the notification for setting up of how many? 7 Prime Minister Mitra Parks as announced in the Union Budget for 2021-22. तो अक्टूबर 2021 में इन्होंने ये अभी नोटिफाई करा था for 7 because that was first mentioned in the Union Budget of 2021-22. It is envisaged to help India in achieving the United Nations Sustainable Development Goal 9. तो गोल 9 क्या है? Build resilient infrastructure, promote सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन. तो ये इस ऑब्जेक्टिव, इस जो इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगेन टेक्सटाइल्स में तो आपकी आत्मनिर्भरता लानी है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दैट आल्सो, दैट इज बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन. सो इफ यू टॉक अबाउट द सस्टेनेबल industrialization, so that is goal 9. Just remember goal 9 by the word sustainable industrialization and PM Mitra Parks. It is inspired by the 5F vision of Prime Minister. That is the 5F formula encompasses farm to fiber, fiber to factory, factor to fashion and fashion to foreign. तो आपके 5 F's हो गए आपके, farm, fiber, factory, fashion and foreign. तो फार्म हो गया यानी कि आपके जो टेक्सटाइल्स होती है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, वो आपका ग्रो करा जाता है फार्म में. तो फार्म से आप फाइबर बनाएंगे यानी कि कपड़े बनाएंगे, एंड कपड़े जो आपके वो फाइबर आएगा, उस फाइबर को यूज करके आपका फार्म से आपका फाइबर एक्सट्रैक्ट करा जाएगा. इस फाइबर को एक्सट्रैक्ट करके फैक्ट्री में पहुंचा जाएगा और फैक्ट्री में वहां पे आपके कपड़े बनाए जाएंगे. तो फैशन, एंड दिस फैशन विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन. सो अगेन उन्होंने 5F बनाया, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री,
factory to fashion and fashion to foreign. The scheme is to develop integrated large scale and modern industrial infrastructure facility for entire value chain of the textile industry. It will reduce logistics cost and improve competitiveness of Indian textiles. This park will be set up at greenfield and brownfield, both greenfield as well as brownfield sites located in different filling states. ये इसका है. For greenfield PM Mitra Park, the Government of India development capital support will be 30% of the project cost with a cap of 500 crore. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ग्रीन फील्ड है, यानी कि जो बिल्कुल स्क्रैच से आपके स्टैब्लिश करे जा रहे हैं जहां पे, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट होगा 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट with a cap of 500 crore. For brownfield sites, after assessment, development capital support at 30% of the project cost of balanced infrastructure and other support facilities will be provided with a cap of 200 crores. State governments will include provision of 100-acre land for development of world-class industrial sites. मैंने आपको बताया था कि any willing state, any states which is willing to participate in this scheme will have to allocate minimum 100 acre of land for development of this site. Competitiveness incentive support of 300 crore will also be provided to the each park. यह है आपका. And it will be developed by a special purpose vehicle which will be owned by a state government and government of India in a PPP mode, that is public private partnership. So both center and state are involved here. The master developer will not only develop the industrial park but will also maintain it during the concession period. तो ये इसके की पॉइंट्स है प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में. अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में. अगेन कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आपकी न्यूज में आती रहती हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एनवायरमेंटल थिंक टैंक काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर हैज कैरिड आउट अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स in which it analyzed 640 districts in India to assess their vulnerability to extreme event. So climate vulnerability index. So पहली बात तो ये किसने आपका लॉन्च करा है? एक एनवायरमेंट की डोमेन में काम करने वाला थिंक टैंक है, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर. So again, the name of the agency is very much important. This which agency has developed it from the prelims point of view? Council on Energy, Environment and Water. So it has created this index at a district level. So ये district level पे बनाया है to assess the climate vulnerability in all the 640 districts in India. To what kind of climate vulnerability? Extreme weather events such as cyclones, floods, heat waves, droughts, etc. So it's better to know in advance that which of the districts in India are vulnerable to these kind of extreme events. Now, how is the climate vulnerability index assessed? The map which is developed under the CVI exposure, that is whether the district is prone to extreme weather events or not. The CVI exposure sensitivity, the likelihood of an impact on the district by the weather event, and adaptive capacity, what is the response or coping mechanism of the district is. So ये तीन चीजें हैं. So there are three things which are mentioned in this index. First is exposure, second is sensitivity, and third is adaptive capacity. Exposure is, if you talk about, first is exposure, second is sensitivity, and third is adaptive capacity. So what is exposure? That is whether the district is prone to extreme weather events or not. This is exposure. What is sensitivity? The likelihood of an impact on the district by a weather event. Third is adaptive capacity. That is in case the district is hit by some extreme weather events, whether they are in a position to cope with that extreme event or not. उस चीज में है आपका. It helps map critical vulnerabilities and plan strategies to enhance resilience and adapt by climate proofing communities. Again, but most important point is that exposure, sensitivity, and adaptive capacity. So these are the three dimensions. So if we talk about methodology, then again these are the three dimensions on which the districts are mapped.
Instead of looking at climate extremes in isolation, the study looks at the combined risk of hydrometeorological disasters, which is flood, cyclones and droughts, and their impact. Again, the study does not take into consideration other natural disasters such as earthquake. So again, if you still talk about the methodology, I mentioned that okay, on 3 dimensions, the आपका climate vulnerability index maps it. So इसके अंदर आपका करा क्या है again, but again it looks at the hydrometeorological disasters, so those which are related to water and all, so उसी को deal करता है. So these are flood, cyclones and droughts. आपका फ्लडिंग होता है जब एक्सेस वाटर हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है वाटर का कम मतलब अभाव होता है, आपका पानी कम होता है. और तीसरा आपका साइक्लोन्स होते हैं जो आपकी कोस्टल एरियाज में वहां पे साइक्लोन में आपका आ जाता है वहां पे, बट इट डज नॉट टेक इनटू अदर कंसिडरेशन अदर नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक. ये चीज ध्यान रखने वाली है. सो अगेन हियर द यूपीएससी कैन ट्रिक यू, ट्रैप यू. सो इसकी फाइंडिंग्स क्या है? सो वी हैव डिस्कस लाइक विच एजेंसी रिलीज्ड इट, how which like areas are targeted, 640 districts of India, methodology, the 3 dimensions and which disasters are targeted. अब हम इसकी findings के बारे में बात करते हैं. What are the findings? So according to it, Assam, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Bihar are most vulnerable to extreme climate events such as flood, droughts and cyclones in India. So Assam in northeast, Andhra Pradesh again a coastal area, Maharashtra, Karnataka and Bihar. So Bihar is because of floods mainly. Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh आपका हो गया mainly due to cyclones. And Assam भी आपका हो गया mainly I think due to flooding. While 27 Indian states and UTs are vulnerable to extreme climate events, 463 districts out of 640 are vulnerable to extreme. So if you talk about the state as well as at the district level, so at the state level, 27 states and UTs are vulnerable to extreme climate events, and out of districts, out of 640 districts, 463 are vulnerable. And if we talk about at the district level, then I mentioned about the Assam, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and आपका कौन सा था एक और स्टेट थी आपकी, ये बिहार हो गया आपका. तो उनमें से वो तो स्टेट्स के बारे में था. अब हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, धेमाजी एंड नगांव इन असम, खम्मन इन तेलंगाना. ऑल्दो इट्स इन तेलंगाना बट स्टिल ऐसा नहीं है कि वो वल्नरेबल नहीं हो सकता. ओवरऑल एरिया में देखा जाए तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कम वल्नरेबल है, बट आपका डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो खम्मन आपका तेलंगाना में है, वो है. गजपति इन उड़ीसा, विजयनगरम इन आंध्र प्रदेश, संगली इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इन तमिलनाडु. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चेन्नई के अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड $250 million आपका एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो मैंने आपको मेंशन करा था. सो अगेन अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन चेन्नई इटसेल्फ दैट ओके चेन्नई अकॉर्डिंग टू दिस आपका क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, चेन्नई इज वेरी मच वल्नरेबल टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एंड टू काउंटर दैट इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड एग्रीमेंट. So these are among the India's most climate vulnerable district. Dhemaji and Nagaon in Assam, Khamman in Telangana, Gajapati in Odisha, Vizianagaram in Andhra Pradesh, Sangli in Maharashtra and Chennai in Tamil Nadu. More than 80% Indians live in districts vulnerable to climate risk. If you talk about the population, मैंने numbers में बताया था. If you talk about the states, then it is 27. If you talk about the districts, so it's around 463 I think. Yes, 463 are the districts. And if we talk about the population, then 80% Indians live in districts vulnerable to climate risk. That is 17 out of 20 people in India are vulnerable to extreme climate event. Out of which every 5 Indians live in areas that are extremely vulnerable. More than 45% of these districts have undergone unsustainable landscape and infrastructure changes. So again, what makes the area apart from this location, what makes them more vulnerable? It is because of unsustainable landscape and infrastructure changes. इस वजह से ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोस्टल एरियाज के बारे में बात करें तो वहां पे पेड़ आपके लगे होते हैं, बट डिफॉरेस्टेशन हो जाती है वहां पे आपके, तो उस चक्कर में आपका वहां पे साइक्लोन्स के चक्कर में वहां पे आपका डैमेज काफी ज्यादा हो जाएगा. 183 हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स आर हाईली वल्नरेबल टू मोर देन वन क्लाइमेट इवेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोर वल्नरेबल टू फ्लड्स. So if you talk about that, okay, which states are or which
रीजन इन इंडिया इज मोर वल्नरेबल टू फ्लड्स? आपका है करेक्ट आंसर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. And south and central states are most vulnerable to extreme droughts. So again that is a bit surprising. ऐसा लगता है कि चलो यार साउथ स्टेट जहां पे कोस्टल एरियाज हैं वहां पे ड्रॉट थोड़ा कम होगा. सेंट्रल इंडिया का चलो समझ आता है कि यार ड्रॉट कम होगा बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बट लगता होगा कि साउथ स्टेट्स में वहां पे मॉनसून आता होगा. तो बट साउथ एंड सेंट्रल स्टेट्स आर मोर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम ड्रॉट्स. तो ये आपका हो गया क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, जहां पे मैंने आपको बता दिया कौन सा रीजन ड्रॉट्स, साइक्लोन्स और आपका हो गया ये फ्लडिंग से आपका वल्नरेबल है. और अगेन दैट इंडेक्स वाज सोली फोकस ऑन द हाइड्रो रिलेटेड आपका डिजास्टर्स बट नॉट द अर्थक्वेक. तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशन रेड रोज के बारे में. सो ये इसके बारे में सिर्फ अगेन फ्रॉम द लेवल ऑफ स्टेट न्यूज, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश ने भी एक आपका लॉन्च करा था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के कंटेक्स्ट में. सो ऑपरेशन रेड रोज किसने लॉन्च करा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट ने लॉन्च करा था 2020 में. एंड अगेन कपल ऑफ आर्टिकल्स गॉट पब्लिश्ड इन 2021 दैट विद इन 1 ईयर दिस ऑपरेशन बाय पंजाब एक्साइज गवर्नमेंट, और पंजाब का जो ऑपरेशन इन्होंने लॉन्च करा था, इन्होंने इलिसिट लिक्विड ट्रेडिंग एंड एक्साइज रिलेटेड क्राइम जो थे, यानी कि आपके शराब है तो उसके आपके जो अल्कोहल के इलीगल ट्रेडिंग एंड अदर एक्साइज ड्यूटी रिलेटेड क्राइम जो होते हैं उसको बहुत ज्यादा कर्ब करा है. तो किस वजह से कर्ब करा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन रेड रोज. तो ऑपरेशन रेड रोज का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई लाल गुलाब के पीछे भाग रहे हैं या फिर कोई एनवायरमेंट के रिलेटेड है. अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ अल्कोहल में इलीगल ट्रेडिंग एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स और एक्साइज रिलेटेड क्राइम जो एक्साइज ड्यूटी होती है. तो अगेन सारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ लिकर इन द स्टेट इज ऑनलाइन, थस इट इज मॉनिटर्ड इन रियल टाइम. तो ये आपका लॉन्च करा गया है. दूसरा एक सेंटर के बारे में बात करते हैं, IFC-IOR. इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये गुड़गांव में बेस्ड है आपका दिल्ली एनसीआर में, और या फिर बेटर टू से गुरुग्राम, इट इज नाउ द ऑफिशियल नेम. तो IFC-IOR. सो एक न्यूज आर्टिकल आया था दैट नीदरलैंड इज इंटरेस्टेड इन पोस्टिंग अ लाइजन ऑफिसर एट द इंडियन नेवीज. IFC-IOR इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर. IFC से मतलब है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, IOR से मतलब तो हो गया आपका इंडियन ओशन रीजन हो गया. सो अगेन ये नीदरलैंड्स आपका जो है, डेनमार्क जो है आपका, तो ये कंट्री काफी इंटरेस्टेड है इन पोस्टिंग देयर ओन ऑफिसर एट द IFC-IOR, इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर द इंडियन ओशन रीजन. इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इट इज एस्टैब्लिश एट द इंडियन नेवीज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर इन गुड़गांव. सो अगेन देयर इज इंडियन नेवी जो है आपकी, इंडिया की जो नेवी है, सो दे हैव एन एजेंसी बाय द नेम ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, IMAC, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर. ये गुड़गांव में लोकेटेड है, और यहीं से इसी सेंटर पे इन्होंने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर ऑफ इंडियन ओशन रीजन ये एस्टैब्लिश कर दिया था. सो इट इज द सिंगल पॉइंट सेंटर लिंकिंग ऑल द कोस्टल रेडार चेन्स टू जनरेट अ सीमलेस रियल टाइम पिक्चर ऑफ द नियरली 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन. तो जो भी कोस्ट लाइन रिलेटेड आपके इश्यूज है, इंफॉर्मेशन है, वो सारे आपके रेडार्स आपके मॉनिटर करते हैं. ऑब्जेक्टिव वही है कि इंडियन ओशन में आपकी इंफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग करनी है. एंड द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर विल सर्व कंट्रीज दैट हैव वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट विद इंडिया. सो इट्स नॉट लाइक आपके ऑलरेडी कोई भी आपकी कंट्री आपको इस सेंटर को ज्वाइन कर सकती है. ओनली दोज कंट्रीज which have wide shipping information exchange agreements in India. Wide shipping information exchange agreements in India. Wide shipping का मतलब होता है नॉर्मल आपके सिविलियन एक्टिविटीज के लिए जो शिप्स आपके यूज करे जाते हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया. ऑब्वियसली अगर आपका कोई या आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है, या फिर आपके, मैंने आपके काफी सारे अभी शिप्स बताए थे जो आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, तो उन शिप्स के लिए तो ऑब्वियस ही बात है उनकी इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं करेंगे, बट इन शिप्स के लिए करेंगे. इसकी हम वर्किंग बात करेंगे. अगेन वाइड शिपिंग और कमर्शियल शिपिंग. वाइड शिपिंग का मतलब होता है कमर्शियल शिपिंग. सो अगेन ओनली दैट इज शेयर्ड, नॉट द अदर एस्पेक्ट. तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी गैदर होती है एंड देन आपकी बाकी सबसे शेयर होती है. अब हम बात करते हैं PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील. सो यूनियन कैबिनेट अप्रूव द PLI मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्कीम वाज नोटिफाइड इन जुलाई 2021 एंड इसकी जो गाइडलाइंस नोटिफाई करी थी अक्टूबर 2021 में. सो व्हाट इज स्पेशलिटी स्टील? पहली बात तो ये, इट इज अ वैल्यू एडेड स्टील. स्पेशलिटी स्टील होता है वैल्यू एडेड स्टील, मतलब नॉर्मल स्टील होता है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करते रहते हैं, वेयर इन नॉर्मल फिनिश्ड स्टील इज वर्कड अपॉन बाय वे ऑफ कोटिंग
आपका एक नॉर्मल फिनिश्ड स्टील होता है, उसके ऊपर और वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे उसको ढंग से और कोट करा जाता है, प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, to convert it into a high value added steel which can be used for various strategic appliances like defense, space, power, apart from automobile sector, specialized capital goods etc. तो जो नॉर्मल आपका स्टील होता है घर में, सो अगेन उसकी मिसाइल तो बनाई नहीं जा सकती, या फिर उसको स्पेस में भी नहीं भेजा जाता। तो नॉर्मल जो आपका स्टील, आपका जो फिनिश स्टील होता है, अगेन उस पे भी और ज्यादा वर्क करा जाता है बाय वे ऑफ कोटिंग, प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट। तो उस कंटेक्स्ट में आपका, so as to make sure that normal steel is converted to specialty steel which can be used for various strategic sectors like आपका हो गया डिफेंस, हो गया स्पेस, हो गया पावर, हो गया। so that is the objective. The 5 categories of specialty steel which have been chosen in the PLI scheme are coated plated steel products, यानी कि या तो कोट करें या उस पर प्लेटिंग करें, हाई स्ट्रेंथ रेजिस्टेंट स्टील या फिर वियर रेजिस्टेंट स्टील जिसपे कोई स्क्रैच ना आए, रेजिस्ट कर पाए, स्पेशलिटी रेल्स, अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स एंड स्टील वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टील। तो ये 5 कैटेगरी हैं स्पेशलिटी स्टील्स की। कोटेड और प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ रेजिस्टेंट स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टील। इसके बेनिफिट क्या होंगे? इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन विल बिकम 42 मिलियन टन्स बाय द एंड ऑफ 2026-27। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि कितना हम ज्यादा इसमें पैसा कमा सकते हैं। इट इज ऑब्जेक्टिव दैट द स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्शन, स्टील में तो इंडिया बहुत ज्यादा आपका प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्शन होती है, पर स्पेशलिटी स्टील की नहीं होती। वो हम क्या करते हैं, हम अपना रॉ स्टील जो भी हम बनाते हैं वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और बाहर चाइना होता है, उसमें से उसकी वैल्यू ऐड करके इंडिया को दे देता है, तो इसमें से बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो स्पेशलिटी स्टील में इंडिया का शेयर बहुत कम है। So it is expected that specialty steel production will become 42 million tons by the end of 2026-27. This will ensure approximately 2.5 lakh crores worth of specialty steel will be produced and consumed in the country. Again, इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होगा एंड अल्टीमेटली फॉरेक्स रिजर्व काफी इंडिया अर्न कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टॉपिक्स कुछ करंट अफेयर्स के अक्टूबर 2021 के। अभी कुछ और भी टॉपिक्स बाकी हैं, वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। कुछ नोबेल प्राइज भी आपके अनाउंस करे गए थे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू लाइक द लेक्चर, then please press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. We are also present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. So please feel free to connect with us. And if you have any like positive feedback or any other constructive criticism or critical feedback also, then also we welcome that. You can comment on the Play Store. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.